Hello students, I am here to introduce myself as teacher of English grammar and I have been dealing with grammatical problems, especially those are called grammatical problems because they are taught by many teachers but they are teaching the right things in the wrong way. Wrong way, why? Because they are teaching the right things but they are not giving the whys and hows of certain things which become absolutely essential at the academic as well as competitive level examinations. I have seen many students who know the right answers, but when they go for the reasons of those right answers, they generally fall the victims of certain blunders because in certain other sentences, if simply an adverb is changed, their right answer is also changed. And unfortunately, this is being done by so many teachers. Unfortunately, this is being done by students who fall under the category of many good students, meritorious students, laborious students. But again, the problem is there how to get the whys and hows. For example, India fortunately, vehemently और हर हिसाब से deservedly won the final of World Cup T20 थर्ड टाइम. अब ये एग्जाम में आपको सेंटेंस मिलेगा 100% आने वाले कई पेपर्स में, एसएससी में, यूपीएससी में और कई जगह पर आपको ग्रामेटिकली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि इसमें दो तरीके के नोशंस बन सकते हैं. एग्जामिनर आपसे इसको प्रेजेंट के हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट में पूछ सकता है क्योंकि इंडिया ने फाइनल ना जीतकर बाकी वर्ल्ड कप को ही 3 बार अब तक अपने नाम करा लिया. फर्स्ट 2007 में हुआ था, उसका भी क्वेश्चन एग्जाम में पहले ग्रामेटिकली पूछा जा चुका है, चाहे ग्रामेटिकल लेवल हो, एकेडमिक लेवल हो ग्रामर का या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. एकेडमिकली क्या होता है, भी सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में बड़े सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है. अगर एडवर्ब लगा हुआ है, एग्जामिनर खुद आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहा है कि आपने उस सेंटेंस में टेंस को समझना है. यस्टरडे दिया है, 5 मिनट्स एगो दिया है, तो आपको उसको सिंपल पास्ट, जिसको पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, कुछ नॉमेनक्लेचर भी आजकल चेंज हो गए हैं, उसको इसलिए अंडरस्टैंड करना जरूरी है क्योंकि नॉमेनक्लेचर के जरिए आपको फंडामेंटल्स पता चल जाते हैं ग्रामर के. बाद में उन फंडामेंटल्स की हेल्प से एग्जाम में, चाहे वो एकेडमिक है या कॉम्पिटिटिव है, आपको एक्यूरेसी तो मिलती ही मिलती है, स्पीड भी मिल जाती है, जो इस समय ज़रूरत है टाइम की. दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर. उसके बिना क्या होगा, कई बार बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, बहुत कुछ आता है, ठीक भी आता है, सब कुछ है, अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट एबल टू कोप विद द टाइम. अब 120 मिनट्स 200 क्वेश्चंस और पेपर इनकम्प्लीट रह गया, रिजल्ट जो चाहिए था वो नहीं मिला, डिप्रेशन और कई चीज़ें ऐसी जो आगे के लिए उन बच्चों का हौसला तोड़ देती हैं. और आपने अब जिन चीज़ों को आने वाले सेशंस में सीखना है, जैसे टेंसेस है, टेंसेस के बेस पर आपको कॉमन एरर्स मिलती हैं. टेंसेस आपकी हेल्प करते हैं वॉइस में, टेंसेस आपकी हेल्प करते हैं नरेशन में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, क्योंकि वहाँ भी आपको कुछ ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं जिनको देख के पता चलता है कि 2 ऑप्शंस आपके काम की नहीं है. आउट ऑफ 4 ऑप्शंस 2 में आपको डाउट है. वो स्लाइट डाउट आपका टाइम भी ले जाएगा और आपसे गलती भी करा देगा. तो कुछ चीज़ें आज हम पहले देख लेते हैं इस इंट्रोडक्टरी सेशन में कि क्यों वो चीज़ें जानना हमारे लिए ज़रूरी है. वो इसलिए ज़रूरी बन जाता है क्योंकि आज जो नीड ऑफ द आवर है, आपको एक्यूरेसी एकेडमिक लेवल पे भी चाहिए, कॉम्पिटिटिव लेवल पे चाहिए, साथ ही साथ आपको चाहिए स्पीड. अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए अपने एग्ज़ाम को, तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप सोच के तैयारी करते हो, जिसके लिए इंग्लिश में कहा जाए यू हैव बर्nt द मिडनाइट ऑयल. वो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाती है, आपकी अपनी मेहनत अपने ही हाथ से बेकार हो जाती है, अपने ही लेवल से बेकार होती है, बिकॉज यू हैव नॉट प्रैक्टाइज्ड द थिंग्स, यू हैव नॉट लर्नड द थिंग्स इन द प्रॉपर मैनर. सुना होगा आपने, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. उसके बाद इसी कोड को अमेरिकन फुटबॉल प्रोफेशनल टीम के कोच ने चेंज किया, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. तो आपको प्रैक्टिस भी परफेक्ट वे में करने की, दोबारा अगर ज़रूरत पड़े भी उन चीज़ों को देखने की, तो जस्ट एक कर्सरी ग्लैंस कि एक रिवीजन के तौर पर बार बार चीज़ों को लर्न नहीं करना, क्योंकि आपको उससे मोनोटनी भी होगी, सीखी हुई चीज़ों में डाउट हो जाएगा. क्योंकि सबसे पहली बात यही हो जाती है कि आपने वो चीज़ सीखी हुई है. समटाइम्स यू योरसेल्फ बिकम द विक्टिम ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस. ओवर कॉन्फिडेंस भी खतरनाक है एग्जाम्स में,
और अंडर कॉन्फिडेंस वही है। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज एट ऑल। तो इन चीज़ों के साथ आपको देखना है कि टेंसेस विद द नॉमेनक्लेचर, categorization of tenses, simple tenses, those tenses which do not show the action of the subject, they are simple. They are used in English language to show the position oblique possession of the subject in present, past or future time. And subject in this context is not to be missed so far as its definition, basic definition is concerned, because many students say that the doer of the action is subject. That is true, but that is only one side of the coin. अगर किसी सेंटेंस में एक्शन ही नहीं है तो वहां डूअर कहां से आएगा, लेकिन बात हो रही है सब्जेक्ट की। जैसे हम कहते हैं इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इसमें किसी से भी पूछोगे तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स विल टेल दैट इंडिया इज द सब्जेक्ट इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, लेकिन इंडिया कोई एक्शन तो कर नहीं रहा। ना ही हम कह रहे हैं कि इंडिया ने अभी अभी वर्ल्ड कप जीता है, ना ही हम कोई और एक्शन की बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट, वन साइड ऑफ द कॉइन इज सब्जेक्ट इज दैट पर्टिकुलर वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच वी से समथिंग। अगर उनके एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं सेंटेंस में, वो सेंटेंस भी बड़े जरूरी हैं। डिग्रीज में आपको मिल जाएंगे, कम्पिटिटिव एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम्स में, और कहीं भी मिल जाएंगे। तो आपको देखना है कि एक आइडिया आपके माइंड में है, या फिर एग्जाम में आप सेंटेंस देख रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, एग्जामिनर ने क्लियर आइडिया आपको दिया हुआ है, तो आप ये देखेंगे, चाहे क्वेश्चन टेंसेस का है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, वॉइस का है, नरेशन का है, कोई भी है, बुनियादी चीज अगर आपको क्लियर है, फंडामेंटल्स आपके अगर क्लियर है, तो आप गलती नहीं करेंगे। द चांस ऑफ कमिटिंग ए मिस्टेक बिकम्स जीरो, एंड समटाइम्स दोज मिस्टेक्स गिव बर्थ टू ब्लंडर्स। तो ना हमने ब्लंडर्स का सोचना है, ना हमने मिस्टेक करनी है। जिन चीज़ों को लर्न करके चलना है वो चलेंगे, क्योंकि कुछ टीचर्स बड़ी सारी चीज़ों को बताते हैं, टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, चलते चलते आदमी भूल जाता है, बच्चा भूल जाता है कि पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ था लेकिन ख़त्म कहाँ हो रहा है, बीच में कई सारी चीज़ें कंफ्यूज कर देती हैं। छोटा सा एग्जांपल सिंस फॉर का है कि सिंस और फॉर आपको मालूम है परफेक्ट टेंसेस में यूज़ हो रहा है, टाइम के लिए यूज़ हो रहा है, प्रेपोजिशन के तौर पर यूज़ हो रहा है। आपको मालूम है यू आर हैविंग ओनली टू ऑप्शंस, either of the two options will be there to show the time of the action. One action is there which is partially completed if the sentence is perfect continuous, if the sentence belongs to perfect continuous tense, whether present, past or future, and the time has to be given to show this particular trait of the action. So if the starting time of the action is there, you are to use S for starting time, S for since. For duration of time, you are to use for. Now here you will have to keep in mind that S stands for starting time, S stands for since. For other action, for other time of the action, you will use for. So ये चीज़ जब आपको पता चल जाती है, थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद में आपको मेरे ख्याल से रिवीजन की भी जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको वोकेबलरी पे भी काम करना है और कई चीज़ों पे काम करना है। तो कुछ चीज़ें वंस एंड फॉर ऑल सीख के उसको ऐसा बेस बना के चलिए कि उससे आपको और क्वेश्चंस में और तरह की चीज़ों में हेल्प मिले। क्लोज पैसेज भी वहाँ पर है, आपको वॉइस भी मिलेगा, आपको नरेशन मिलेगा। और मज़े की बात यह है जब आप इन चीज़ों पे इस सॉर्ट ऑफ मास्टरी कर लेते हैं तब आपको पता चलता है कि पेपर में जाकर सबसे बड़ा बेनिफिट आज कुछ टीचर्स बता रहे हैं, मेरे जैसे एक्सपीरियंस टीचर ने ये जरूर बताना है कि रूल ऑफ एलिमिनेशन हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इन ऑल द एग्जामिनेशंस। समटाइम्स you find that 4 options are there, 3 options are to be eliminated at the first instance, prima facie कि ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकते। तो उन ऑप्शंस को अगर आपने टेक्निकली एलिमिनेट कर दिया, जो ऑप्शन रह गई है सोचने की जरूरत नहीं, बिकॉज दैट विल बी द 100% एक्यूरेट एंड राइट आंसर टू दैट क्वेश्चन। सो इन चीज़ों को जब हम सीख जाते हैं तो सबसे पहले जो बेनिफिट हमें होता है, पहले कहा जा चुका है, आगे भी आपको ध्यान में रखना है, 2-3 बार अपने आप को समझाना है कि टाइम मैनेजमेंट दैट बिकम्स एब्सोल्युटली एसेंशियल। mere admiration of things will give you something, you will learn certain things। आज लर्निंग अ पर्टिकुलर टॉपिक पीछे रह गया, आपको मास्टरी इसलिए करनी है क्योंकि स्पीड भी चाहिए। जब आप चीज़ों को लर्न कर लेते हैं तो एक बात अपने आप आपके अंदर दिल दिमाग से आएगी कि अब समझा हूं मैं तेरे एजाज का मतलब।
अब समझा हूं मैं तेरे एजाज का मतलब, तेरे मिरेकल का मतलब, लोगों ने तो कई भ्रम फैला रखे थे। भ्रम इसलिए कि आपको राइट थिंग्स टीच की जा रही है, यू आर बीइंग टॉट राइट थिंग्स, बट द थिंग्स आर राइट, बट रीजंस आर either absent or they are not given to you in the proper manner. And in the absence of those particular whys and hows, you will have to pay very heavily. And this definitely doesn't show any good sign to a student. So you will have to keep in mind certain things. You will have to make the pointers. क्या आपने सीखना है, क्योंकि आपके सामने इस मीडियम के जरिए आने का मतलब ही है कि जो थर्ड जनरेशन तक मेरे पास अब आ रही है पढ़ने के लिए, उनको भी पढ़ने में मजा है जैसे उनके प्रेडिसेसर्स को आता था, और आपको भी मजा आए और आगे आने वाले लोगों को भी पता चले कि अगर किसी चीज को सीखना है तो क्यों ना उसको परफेक्ट वे में सीखा जाए. एंड वंस अगेन आई विल से दैट इट इज नेवर टू लेट to learn a thing, and it is never too late so far as grammar is concerned to master this, the grammar of this subject. English can be mastered so far as its rules are concerned. Sometimes you will have to learn certain exceptions also. Exceptions are also there. For instance, if you use then in a comparative degree, you will have to use to, and in other sentences you will have to use of. In different cases, you will see that the sentence will become 100% accurate because those particular rules are there to support that particular idea. वो रूल्स एक बार आपने सीख लिए, फंडामेंटल्स आपके क्लियर है कि जी डिग्री में हम इसको यूज कर रहे हैं. एक और बड़ी अच्छी बात, डिग्री में दो सब्जेक्ट को अगर हम कंपेयर डिग्री में कंपेयर कर रहे हैं, बड़े सारे लोग आज आप टीवी देख रहे हैं उसमें इंग्लिश सुनते हैं, ब्लंडर्स आर बीइंग कमिटेड बाय सेलिब्रिटीज आल्सो, ही इज मच बेटर देन मी. पहला वर्ड ही मुंह से मी निकलता है. एग्जाम में भी ये चीजें पूछी जाती थी, पूछी जाती हैं, पूछी जाएंगी कि ही इज मच बेटर देन आई. आई कई लोगों को अंदर से लगता है कि आई ही ठीक लग रहा है. अगेन, वाई आई, वाई मी इज रॉन्ग. मी इज द ऑब्जेक्टिव केस, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई. Me is not going to receive any action of the subject. Two subjects are going to be compared with each other. Mind it, each other. Each other is used for two. One another is used for more than two. So you will have to use the subjective nominative form at both the ends. He is much better than me. फिर डिग्री की बात चलिए, 1 और 2 मार्क्स और एडवांटेजियस वे में हम ले सकते हैं कि जब भी डिग्री की बात होती है तो या तो पर्टिकुलर डिग्री का वर्ड कंफ्यूज करता है या फिर उसका यूसेज. मच बेटर की जगह लोग मोर बेटर बोल भी देते हैं एम्फेसिस डालने के लिए. अब इसमें भी एक छोटी बात है, लोग मोर हटा देंगे, डिग्री में मोर बेटर नहीं हो सकता क्योंकि बेटर ऑलरेडी कंपेरेटिव डिग्री. लेकिन जब हम बात करते हैं मोर बेटर क्यों रॉन्ग है इंप्रूवमेंट नो इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन में, तो वहां पर आपको मोर को सिर्फ डिलीट नहीं करना, मोर की अब मत आएगा बिकॉज the speaker is using more to create some emphasis in the sentence. A sentence will become grammatically correct when the sentence is formed as he is much better than I. एक तो I का आपको पता चल गया कि इधर he है सब्जेक्ट, इधर भी I है. कुछ अच्छी बुक्स में I am भी लिख देते हैं, he is better than I am, but in exams you won't find मी एम तो लिखा नहीं होगा, वो देखते ही पता चल जाएगा मी एम तो वैसे ही रॉन्ग है. तो एग्जामिनर आपसे कुछ चीजें, सीखी हुई चीजें कंफ्यूज्ड वे में पूछेगा, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा. आपने कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि आपने उन चीजों को पहले अच्छी तरीके से वाइज एंड हाउस के साथ में पक्का कर लिया. अगर वो चीज आपको नहीं पता, वो अगर आपके नॉलेज में कहीं ना कहीं वैक्यूम क्रिएट कर रही है, तो नेचुरली बड़ी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जिनका सॉल्यूशन आपके पास नहीं होगा, एंड द रिजल्ट विल बी वेरी ड्रास्टिक, वेरी वेरी ड्रास्टिक, कि आपको खुद लगेगा कि काश मैं थोड़ा सा और ढंग से पढ़ लेता. मेहनत करी आपने लेकिन राइट वे में नहीं करी. तो राइट वे चूज करना भी बहुत जरूरी है.
तो आपको आगे भी ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कुछ पढ़े स्टार्टिंग की कई चीज़ें भी हम आगे सेशंस में हम लर्न करेंगे। अगर नाउन को ही हम देख के चलते हैं, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, वो बहुत सारी जगह आपकी हेल्प करेगा कि नाउन अगर प्रॉपर नाउन है तो उसकी ट्रीटमेंट है, और हो सकता है उसको रीलर्न करने में आपको कुछ सेकंड्स खर्च करने पड़े। वो भी बहुत जरूरी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उसका टेक्निकल पॉइंट आपको मालूम है, ग्रामेटिकल पॉइंट आपको मालूम है, और एक नहीं कई जगह उसका आपको फायदा होगा कि नाउन को ही आप प्लूरल फॉर्म में चेंज कर रहे हो इन जनरल, कॉमन और कलेक्टिव नाउन, जिनको काउंटेबल्स बोलते हैं। प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट and material nouns are not in general changed into plural forms, क्योंकि उनको काउंटेबल वे में हम यूज नहीं करते। तो उसका कई और चीजें भी, जैसे आप आगे जाकर नेक्स्ट टॉपिक पर नाउन करते हो, उसका रीजन भी आपको पता चल जाता है। फिर नाउन ऊपर नाउन का जो नेक्स्ट एफिलिएटेड टॉपिक है, दैट इज द केसेस। केसेस भी इसलिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि जैसे अभी इसमें आपको पता चला कि ही इज मच बेटर देन आई। अब मच बेटर देन आई है, रीजन के साथ पता चल गया, अगर जरूरत पड़ी कभी आपने रिवाइज कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये पॉइंट्स ऐसे आपने टेक्निकली सीख लिए कि रिवीजन की जरूरत नहीं है। कभी सोते हुए आपका दिल करे चलो एक हल्का सा रिवीजन कर ही लेते हैं, तो कर ही लीजिएगा, ताकि हल्का सा भी डाउट एंड आयोटा ऑफ डाउट वो भी आपके माइंड में ना रहे, क्योंकि ये डाउट्स ऐसे होते हैं जो पेपर में काफी खून पीने वाले और कह सकते हैं कसाई नुमा ऑप्शंस क्रिएट कर देते हैं, जो पेपर में वाकई ही बड़ा नुकसान आपके लिए हो सकता है। तो पहली चीज ये कि आपको ग्रामर को सीखना नहीं है। सीखना भी पड़े तो आप कह सकते हैं कि यू आर गोइंग टू रीलर्न ग्रामर, लेकिन the other side of the coin again is you are to master English grammar. No room is left for other things. Mastery is possible. Mastery is to be done to saving the time and to get 100% accuracy. Accuracy must be your prime aim to go for the examination and the best result, because you deserve the best. And as per earlier notions given by certain teachers, if you deserve a thing, you will get it. So first of all, you will have to deserve, then desire. ये नहीं कि आप पहले डिजायर करें फिर सोचें भी कैसे होगा। तो हर कोई बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स को पास भी करना चाहता है, बड़ी बड़ी फैसिलिटीज उसके माइंड में आ जाती हैं कि स्टार्स भी लग जाएंगे शोल्डर पे, बढ़िया सी कैप हो जाएगी, बहुत स्मार्ट लगूंगा या लगूंगी, लेकिन मेहनत कौन करेगा? लेबर आपको करनी है, रिजल्ट आपको चाहिए। बड़ी सारी सक्सेस स्टोरीज आपने पढ़ी होंगी। नाउ व्हाई नॉट टू बिकम द हीरो ऑफ योर ओन स्टोरी, टू बी द पर्सन हु विल guide others, who will become the example of others, not following the example of others. तो जब आप इन चीज़ों को इस हिसाब से सीख लेते हैं, तब आपको पता चलता है कि इंग्लिश ग्रामर में ऐसा डरावना और भयंकर कुछ था नहीं, ना ही इतना टाइम लगाने की जरूरत थी। लेकिन पास्ट हैज पास्ड, प्रेजेंट में अगर आप चीज़ों को सीख के चल रहे हैं तो इसलिए सीख के चल रहे हैं क्योंकि इसके बड़े सारे बेनिफिट्स आपको डिराइव करने हैं, नॉट ओनली अप टू द एग्जामिनेशन लेवल, लाइफ में भी। कॉन्फिडेंस गिविंग लैंग्वेज है। इंग्लिश इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, इट हैज बिकम द लैंग्वेज ऑफ सक्सेस। एंड coincidentally in the year 2026, as per many astrologers, is the year of success. आगे भी years जो मेहनत करने वाले हैं उनके लिए भी years of success लाइन लगा के खड़े हैं, लेकिन जो स्टूडेंट थोड़े टाइम से वेट कर रहे हैं कि सफलता कब मिलेगी, एक पॉजिटिव नोट के साथ हम सीख सकते हैं कि 2026 में हमने सही चीज़ों को सही रीजंस के साथ, उनके वाइज एंड हाउस के साथ सीख लिया है। तो क्यों ना हम कॉन्फिडेंटली आगे बढ़े और जल्दी से अपने एम को अचीव करें, ताकि औरों के लिए हम एग्जाम्पल बने, ना ही हम औरों के एग्जाम्पल फॉलो करते हुए रह जाए। तो इन्हीं वर्ड्स के साथ एंड विद लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।